कीजिए हो लाइव कर दिए हैं। बैठिए जल्दी जल्दी आप लोग। आइए देखते हैं अब हम लोग इंडियन पॉलिटी का हम लोग है। इसको थोड़ा और इधर रखा कीजिए हो, हम पूरा नहीं आते हैं। आधा आना ठीक बात नहीं ना है। ना ना ठीक है। श्वेता का आशिक है। इंडियन पॉलिटी का हम लोग रिवीजन करेंगे और 800 समथिंग फैक्ट है, उसमें से 230 तक हम लोग देख लिए थे। आज के सेशन में हम लोग 231 से आगे देखेंगे, देखते हैं कितना जा पाते हैं। ठीक है, देखिए आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात तो है ही, साथ ही साथ अनुच्छेद 22 में एक निवारक निरोध कानून की भी चर्चा है। निवारक निरोध कानून क्या है, इसका उत्तर यह है कि वैसा कानून जिसके तहत किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को संदेह के आधार पर नजरबंद कर दिया जाए, वही कानून निवारक निरोध कानून कहलाता है। मतलब मान लिया जाए कि राकेश लाल मुसल्लफपुर हाट में कोई घटना को अंजाम देने वाला है। मुसल्लफपुर पुलिस को पता चल गया कि राकेश लाल जो है घटना को अंजाम देने वाला है, तो राकेश लाल को घटना को अंजाम देने से पहले ही मुसल्लफपुर की पुलिस नजरबंद कर देगा ताकि राकेश लाल घटना को अंजाम नहीं दे सके। तो वैसा कानून जिसमें संदेह के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को अंजाम देने से पहले ही नजरबंद कर लिया जाता है, वही निवारक निरोध कानून कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, जब 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जा रहा था, तो जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्रीय नेता थे वे लोग इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे थे जिससे यह लग रहा था कि हो सकता है झड़प हो जाए, हिंदू मुसलमान के बीच दंगा हो जाए। तो झड़प और दंगा ना हो इसको लेकर के जब अनुच्छेद 370 समाप्त किए जा रहे थे, तो उस क्रम में जम्मू कश्मीर के जितने भी क्षेत्रीय नेता थे सभी को नजरबंद कर दिया गया था। ऐसा थोड़े था कि वे लोग किसी घटना को अंजाम दे दिए, नहीं।
ऐसी आशंका जतलाई जा रही थी कि अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो कुछ घटित तो हो सकता है। तो किसके तहत हुआ था? यही निवारक निरोध कानून के तहत जो है नजरबंद किया जाता है। और इस कानून को संविधान की आवश्यक बुराई बतलाई गई है और इस कानून की तुलना रॉलेट एक्ट कानून से की जाती है। निवारक निरोध कानून की तुलना जो है रॉलेट एक्ट कानून से की जाती है। और इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है। उससे अधिक समय तक अगर नजरबंद रखना है तो उसके लिए जो है सलाहकार बोर्ड की सिफारिश लेनी होती है और सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर 3 माह से अधिक समय तक भी किसी व्यक्ति को नजरबंद करके रखा जा सकता है। आजादी के ठीक बाद वर्ष 1950 में प्रथम निवारक निरोध कानून पारित हुए। 26 फरवरी 1950 को प्रथम निवारक निरोध कानून पारित हुए। यह कानून 1951 में समाप्त कर दिए जाने थे, लेकिन समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई गई और फाइनली प्रथम निवारक निरोध कानून को वर्ष 1971 में समाप्त किया गया और फिर एक नया निवारक निरोध कानून आया, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में आया। और मीसा नामक निवारक निरोध कानून 1971 से 1979 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। फिर आपको आगे चल करके रासुका आया, फिर टाडा आया, फिर पोटा आया। तो ये सब जो रासुका है, टाडा है, पोटा है, मीसा है, ये सभी निवारक निरोध कानून है और ये सभी निवारक निरोध कानून अलग अलग कालखंड में आए हैं। तो जो 231 नंबर है, पहला निवारक निरोध कब पारित हुआ है? तो जो पहला निवारक निरोध कानून है यह 26 फरवरी 1950 को पारित हुआ है। को पारित हुआ है। पोटा होगा, पोटा ही नहीं होगा, पोटो होगा। और हाँ, नहीं पोटो होगा, हाँ सही है, पोटो होगा। सॉरी पोटो होगा, सॉरी पोटो ही होगा। पोटो का फुल फॉर्म क्या है? तो पोटो का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। और यह आया है वर्ष 2001 में। पोटो नामक निवारक निरोध कानून वर्ष 2001 में आया है और पोटो को समाप्त 2004 में कर दिया गया था। पोटो आया है 2001 में और इसे समाप्त किया गया है 2004 में। पोटो को कब लागू किया गया था? तो पोटो को 2001 में 25 अक्टूबर 2001 को पोटो को लागू किया गया था। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 23। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखाना या किसी भी अन्य काम में शामिल नहीं किए जाएंगे, इसको लेकर के प्रावधान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24। अपने धर्म के प्रति आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। इस सब अनुच्छेद की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक हम कल के सेशन में बताए थे और बताने के साथ साथ जो है हम आपको यह भी बात बताए थे कि अनुच्छेद 14 से 32 तक किस अनुच्छेद में कौन से प्रावधान है, इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 26 में। यह तो आपके परीक्षा में पूछा हुआ भी है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की चर्चा है अनुच्छेद 29। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 30 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है?
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे है, समादेश कितने प्रकार के होते हैं? समादेश, रीट का हिंदी होता है समादेश, WRIT, रीट। रीट का ही हिंदी होता है समादेश। मतलब यह पूछा जाए रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं रीट होते हैं 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण लेख। इसमें प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण लेख जो है ये दोनों न्यायिक रीट है, समझ गए। और उसके अलावे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख ये सब न्यायिक रीट नहीं है। तो रीट होते हैं 5 प्रकार के। और आप सब लोग इस बात से भी अवगत होंगे कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत किस वाद में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है? देखिए, संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है, यह कहा गया है गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में यह बात कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब अधिकार दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में यह जजमेंट दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। इसका आंसर में गलत है। इसका आंसर में क्या है? गलत है। तो इसमें आप सुधार कर लीजिएगा। देखिए, आपको 1950 से लेकर 1967 ईस्वी तक, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1950 से लेकर 1967 ईस्वी तक यह मान्यता थी कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलखनाथ वाद में जो जजमेंट दिया उसमें कहा संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन फिर आपको भारत की संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 किया, जिसमें यह प्रावधान था कि संसद ही मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। उस 24वां संविधान संशोधन 1971 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 के अपने जजमेंट में यह कहा कि संसद ही मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बाद 1973 में यह अधिकार संसद को दिया कि वह मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो आंसर में इसका आंसर गलत है, उसको आप सुधार कर लीजिएगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 को काट करके कर लीजिएगा, केशवानंद भारती बाद 1973। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आप सब लोग जानते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इसकी चर्चा है भारतीय संविधान के भाग 4 में। भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आप सब लोग अवगत हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसकी चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है, अनुच्छेद 36 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानिए अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद में है, एक अनुच्छेद 12 और एक अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के संदर्भ में है और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में है। यह तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 37 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 37 यह कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, मतलब इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता। इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है? तो इसका उत्तर होता अनुच्छेद 37। एक बार पूछ दिया है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद
आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्थिक न्याय प्राप्त करने का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39 में है। यह बात हम किस आधार पर कह सकते हैं? इस बात को कहने के कई सारे आधार है। जब आप अनुच्छेद 39 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 39 में जो बातें कही गई है, अनुच्छेद 39 में यह कहा गया है धन का समान वितरण होगा। गौर से सुनिएगा, धन का समान वितरण होगा, भारत में जितना भी धन है उसका समान वितरण होगा। फिर अनुच्छेद 39 में ही यह भी कहा गया है कि महिला हो या पुरुष दोनों को काम करने का समान अवसर मिलना चाहिए। फिर 39 में ही यह भी कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। तो ये तमाम जो प्रावधान है ये आर्थिक न्याय की ही तो बात करता है। यही सब प्रावधान तो आर्थिक न्याय की बात करता है। तो आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है अनुच्छेद 39 में। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा है 39 के क में। पुरुष स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 39 के घ में। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। और यह भी हमको लगता है कई परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, लगभग हर परीक्षा इस प्रश्न को पूछ दिया है कि ग्राम पंचायत के गठन को लेकर प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत के गठन को लेकर प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 41 में। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 43 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा है अनुच्छेद 44 में। हाल फिलहाल में एक राज्य है जो समान सिविल संहिता कानून पास किया है। कौन राज्य? उत्तराखंड है। उत्तराखंड, जहां के धामी जी मुख्यमंत्री हैं, हाँ, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में भी आपको समान सिविल संहिता लागू हो जाएगा, आप मान करके चलिए। अभी तक भारत का एकमात्र राज्य गोवा था जहां पर समान नागरिक सिविल संहिता लागू था, अर्थात अनुच्छेद 44 लागू था। गोवा के बाद दूसरा राज्य उत्तराखंड अब बनने वाला है जहां पर समान नागरिक सिविल संहिता जो है आपको लागू होने वाला है। बीजेपी की सरकार है, निश्चित तौर पर आप मान करके चलिए कि लागू हो ही जाएगा, इस बात को आप मान करके चलिए, समझ गए? तो प्रथम तो गोवा आप याद रखते हैं, अब दूसरा भी याद रख लीजिए, दूसरा आपको उत्तराखंड, क्योंकि अब दूसरा पूछेगा, दूसरा हो गया तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा पूछेगा। तो समान नागरिक सिविल संहिता क्या होता है, इसको एक लाइन में अगर परिभाषित करना चाहे तो इसका परिभाषा यह है कि देखिए, इसका परिभाषा जानने से पहले आप इस बात को जानिए, भारत में सभी पंथ के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, सभी संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी है। और हर संप्रदाय या हर समुदाय में तलाक की अलग विधि है, विवाह की अलग विधि है, पैतृक संपत्ति के वितरण की अलग विधि है। तो हर समुदाय में जो तलाक, विवाह, पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर अलग अलग विधियां हैं, इन तमाम विधियों को खत्म कर दिया जाए और सबको खत्म कर दिया जाए और सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लिए एक ही विधि लागू किया जाए। यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक ही विधि से विवाह करेंगे, एक ही विधि से उसका तलाक होगा, एक ही विधि से उसके पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा। यही आपको समान नागरिक सिविल संहिता है। मतलब सभी धर्म, सभी समुदाय के लिए एक जैसा कानून, सभी धर्म, सभी समुदाय के लिए एक जैसा कानून, आप मान करके चलिए। एक लाइन में अगर समान नागरिक सिविल संहिता को परिभाषित करना चाहते हैं तो ये आप कह सकते हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन की चर्चा है अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन जीवों की रक्षा की चर्चा 48 के क में। राष्ट्रीय स्मारकों के राष्ट्रीय महत्वों के स्मारक, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में?
इसकी चर्चा है अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की चर्चा अनुच्छेद 50 में। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में है। और आप जो देखते होंगे भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ है, ये सब शांति समझौता है। और पंचशील और ताशकंद जैसे समझौता जो है अनुच्छेद 51 को ही प्रासंगिक बनाता है, अर्थात अनुच्छेद 51 के प्रावधान को लागू करता है, या अनुच्छेद 51 के कारण ही भारत और चीन जैसे देशों के बीच पंचशील, भारत पाकिस्तान जैसे देशों के साथ ताशकंद समझौता जो है आपको संपन्न हो पाया है। इसके बाद देखिए मुख्य तौर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, लेकिन अनुच्छेद 36 से 51 के बाद भी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की चर्चा की किस अनुच्छेद में है, तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद 350 के क में। प्राथमिक स्तर पर मतलब 6 से 14 आयु वर्ग, समझ गए, प्राथमिक स्तर पर मतलब छोटे स्तर पर जो है, यानी जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करना शुरू करता है, सामान्य तौर पर 5-6 वर्ष के उम्र से जो है बच्चा शिक्षा ग्रहण करना जो है आपको शुरू करता है, तो प्राथमिक स्तर पर जो है यानी 1 to 5 आप मान करके चलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए ताकि उनको शिक्षा बोझ नहीं लगे, समझ गए। अगर मान लिया जाए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमको उर्दू में शिक्षा दिया जाने लगा, तो स्वाभाविक सी बात है शिक्षा जो है बोझ के समान लगने लगेगा, फिर हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो संविधान के ये बड़ी लाजवाब प्रावधान है कि संविधान में यह प्रावधान किया गया कि नहीं, बच्चों को शिक्षा जो है उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए ताकि उसको अच्छा लगे, वो इंटरेस्ट के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, शिक्षा जो है उनके ऊपर बोझ ना हो। तो ये बड़ी शानदार व्यवस्था है अपने आप में, और यह भी एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व ही है। तो 350 के क में इस बात की चर्चा है। हिंदी को प्रोत्साहन देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो हिंदी को प्रोत्साहन देने की चर्चा है अनुच्छेद 351 में। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है जानते हैं? मौलिक अधिकार जैसा नहीं है कि नहीं उसको लागू करना ही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह है कि राज्य को अगर लगता है कि वह लागू कर सकता है तो वह लागू करेगा, और राज्य को अगर लगता है कि वह लागू नहीं कर सकता है तो वह उसे लागू नहीं करेगा। जैसे उत्तराखंड को लगा कि हम यूसीसी लागू कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं, समान नागरिक सिविल संहिता लागू कर सकते हैं, तो अपना कर रहा है। कल के डेट में जाकर के बिहार को लगेगा कि बिहार में भी यूसीसी लागू हो सकता है, तो बिहार की भी सरकार जो है बिहार के भीतर यूसीसी जो है आपको लागू कर सकता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि राज्य अपनी सुविधा अनुसार जो है चीजों को लागू कर सकता है, और राज्य चाहे तो उसे लागू नहीं भी कर सकता है। तो दोनों प्रकार की बातें हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिहार की ही बात करेंगे तो बिहार में अनुच्छेद 47 के तहत शराबबंदी कानून लागू की गई है। नीतीश कुमार को लगा कि इससे जो है राजनीतिक तौर पर उन्हें व्यापक फायदा होगा, और निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को व्यापक फायदा हुआ भी है। महिला देखिए, पुरुष उसका पति जो है अपना कमल छाप में दे या लालटेन में दे या कुछों में दे, लेकिन महिला जो है चुपके से जाकर के तीर पर बटन दबा के आ जाती है, समझ गए। तो ठीक भी है, अब ठीक है कि नहीं हमको नहीं पता है, समझ गए। तो विशेष तौर पर जो है महिला इसलिए ऐसा करती है कि महिला को एक महिला हिंसा, समझ, महिला हिंसा से नीतीश कुमार बचाए हैं, निश्चित तौर पर बचाए हैं। पहले क्या होता था, यानी लोग जो है खुले तौर पर शराब पी करके आ करके बीबी के साथ, बच्चा के साथ मारपीट करता था। तो इस प्रकार इस चीज से तो महिला बची है, तो महिला तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से खुश भी है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को 40-45 को सीटों मिल जाता है, समझ गए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह है
कि राज्य अपने सुविधा अनुसार जो है उसे लागू करेगा। उसी को लेकर के जो है केटी शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपने सुविधा अनुसार अदा करेगा, जब मन होगा जैसा मन होगा करेगा, नहीं मन होगा नहीं करेगा। मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? अगर आप संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में देखेंगे तो वहां पर मौलिक कर्तव्य नहीं है। जैसे अमेरिका के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन रसिया जैसे समाजवादी देश में मौलिक कर्तव्य है, और रसिया का ही अनुसरण करते हुए भारत ने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया है। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और भारतीय संविधान के भाग 4 के क में शामिल किया गया, अनुच्छेद 51 के क में शामिल किया गया। तो जो मौलिक कर्तव्य है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल हुए हैं सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर। तो कमेटी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा, आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने मात्र 8 मौलिक कर्तव्य लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य लागू हुआ तो 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था। फिर बाद में जाकर के एक और लागू किया गया, तत्पश्चात मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य यह है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा निश्चित तौर पर उपलब्ध करवाए। तो यहां होगा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। देश की रक्षा करे यह एक प्रकार का क्या है? देखिए, देश की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत संविधान का आदर करे, यह सब मौलिक कर्तव्य है। समझ गए? यह सब मौलिक कर्तव्य है। तो देश की रक्षा करे यह एक प्रकार का है मौलिक कर्तव्य। माता पिता को मौलिक कर्तव्य का दर्जा कब दिया गया? क्वेश्चन वो स्पष्ट है। यहां पर यह होता कि संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध करवाए। यह प्रावधान की संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तब इसका आंसर हो जाता 86वां संविधान संशोधन 2002। तो प्रश्न इसी संदर्भ में है। समझिए, प्रश्न को सही ढंग से जो है बैठा नहीं पाए हैं, लेकिन प्रश्न जो है आपको इसी संदर्भ में है। समझे? प्रश्न इसी संदर्भ में है। तो अब आ जाइए आगे। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं। अब हम लोग आ गए हैं भारतीय संविधान के भाग 5 पर। भाग 5 में, और भाग 5 की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ के शासन की चर्चा है। भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है? संघ के शासन की चर्चा है। और आप सब लोग जानते हैं संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आते हैं। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है, और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आते हैं। तो अब राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं। राष्ट्रपति को लेकर प्रावधान मूल तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 के बीच में है। अनुच्छेद 52 यह कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 यह कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात संघ सरकार की कार्य करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति अपना काम स्वयं भी करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवाते हैं। फिर अनुच्छेद 54 हमें यह बतलाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में बतलाता है। और आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर जो है आपको सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर दिल्ली, पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इनके अलावा कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है।
फिर अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीका से होता है इस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 55 देता है। और अनुच्छेद 55 यह कहता है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। फिर अनुच्छेद 56 हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है और अनुच्छेद 56 यह कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 57 जो है यह कहता है कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के योग्यता के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में बतलाते हुए यह कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, पागल या दिवालिया ना हो। पांचवा, लाभ के पद पर ना हो। फिर अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बतलाता है और अनुच्छेद 60 यह कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। फिर अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग के विषय में बतलाता है और आप सभी लोग महाभियोग के विषय में बताएं नहीं बताएं। महाभियोग कौन लगाता है? संसद के दोनों में से कोई भी सदन, दोनों में से कोई भी सदन। लेकिन उसकी सूचना राष्ट्रपति को कितना दिन पूर्व देना? 14 दिन पूर्व देना होता है। 14 दिन पूर्व सूचना देकर के दोनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। और इस महाभियोग प्रक्रिया को किस प्रकार के बहुमत से पारित करना होता है? 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, अर्थात विशेष बहुमत से पारित करना होता है। समझ गए? और आज तक किसी राष्ट्रपति पर लगा है? नहीं लगा है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और साथ ही साथ जो है आपको राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित मनोनीत सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने अर्थात खाली होने के विषय में बतलाता है और अनुच्छेद 62 यह भी कहता है अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। और राष्ट्रपति का पद किन किन स्थितियों में रिक्त हो सकता है इसकी भी चर्चा अनुच्छेद 62 में ही है। और अनुच्छेद 62 यह कहता है राष्ट्रपति का पद जो है निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। पहला, मृत्यु होने पर। दूसरा, त्यागपत्र देने पर। तीसरा, अगर उस पर महाभियोग लगाया जाता है। तो अब आप समझिएगा कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। समझ गए? ये चीज है। और जो राष्ट्रपति होते हैं वे देश के एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है और जो राष्ट्रपति होते हैं वे देश के प्रथम नागरिक भी माने जाते हैं। क्लियर है? आइए अब क्वेश्चन पे फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद, देखिए ये क्वेश्चन अस्पष्ट है क्योंकि अनुच्छेद 52 में यह है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह नहीं है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा। इस बात की चर्चा कहीं नहीं है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो यह क्वेश्चन अस्पष्ट है, यह क्वेश्चन गलत है। समझ गए? तो यहां पर वहां पर आंसर 52 दिया होगा, वो गलत है, उसको आप काट दीजिए, क्वेश्चन ही गलत है। राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? देखिए आप एक बात जानिए, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 71 में है। तो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट और इस बात की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 71 में। और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अगर विवाद होता है तो उसका भी निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर लोकसभा, राज्यसभा
विधानसभा विधान परिषद के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा हाईकोर्ट करता है। ये काम हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर हाईकोर्ट मामला को नहीं निपटा पाता है तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन पहले यह सब मामला हाईकोर्ट में ही जाता है। पहले यह सब मामला हाईकोर्ट में ही जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, संसद और विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसको सबसे पहले हाईकोर्ट देखेगा। इस मामला को लेकर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उसको पहले हाईकोर्ट देखेगा, और अगर हाईकोर्ट डिसीजन नहीं दे पाता है तब जाकर के उस मामला को आप सुप्रीम कोर्ट में उठा सकते हैं। इसी वजह से देखते होंगे कोई कोई मामला जो है सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, पहले आप हाईकोर्ट से होकर गुजर करके आइए, हाईकोर्ट पहले देख लीजिए, हाईकोर्ट अगर नहीं देगा उसके बाद जो है आप हमारे पास आइएगा। आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है मामला को हाईकोर्ट भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट मामला कहां भेज दिया, हाईकोर्ट भेज दिया। इस प्रकार का चीज आप सुनते होंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है अनुच्छेद 56। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वर्ष 1958 में पैदा हुई है। 1958, 1958 1958 में पैदा हुई है, समझ गए। और इनसे पहले जितने भी राष्ट्रपति हैं वो 1947 से पहले ही पैदा हुए हैं। तो जैसे स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले प्रथम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। रेलवे का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। यह रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। और द्रौपदी मुर्मू की अगर हम लोग बात करें तो यह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है तो द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है अनुच्छेद 61। चली गई सब। आगे आइए। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनको कितना दिन पहले जानकारी? 14 दिन पूर्व ना। हां, राष्ट्रपति पद अगर खाली हो तो उसको कितने माह के अंदर भरना? 6 माह ना। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनके पदों का निर्वहन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है, और अगर दोनों पद खाली होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हमको देगा, एक बार फिर से पूछिए। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है, हाँ, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को देगा। काहे देगा लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष को नहीं देगा। सीजीआई को काहे देगा? सीजीआई को नहीं देगा। सीजीआई को उपराष्ट्रपति के टेबल पर रख देगा। यही होगा, ठीक है। बैठ जाइए, आगे आइए, है शांत रहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती? आए क्वेश्चन वो स्पष्ट है। आंसर क्या दिया है? 70। हाँ, तो अब समझ गए क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, सुनिए। क्वेश्चन ये है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? तब यहां पर आंसर होगा अनुच्छेद 70। क्वेश्चन को समझिएगा। यह प्रश्न यह है, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए तो सुन भी लिया कीजिए थोड़ा बहुत। प्रश्न यह है
कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन कौन करेंगे, इस विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होंगे, इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, इस विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 70। और अनुच्छेद 70 ही यह कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। क्वेश्चन अब स्पष्ट हुआ? राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख प्रति माह। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। और ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति करते हैं, फिर राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति करते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति करते हैं। तो ये तमाम नियुक्तियां जो है आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसकी भी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति ही। भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति ही। संसद के सत्र को आहूत करने सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की चर्चा नहीं बल्कि धन विधेयक की परिभाषा। चर्चा को काट करके कर लीजिए परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। वही धन विधेयक को लेकर जो विशेष प्रावधान है, धन विधेयक को लेकर जो विशेष प्रावधान है उसकी चर्चा है अनुच्छेद 109 में। जैसे धन विधेयक को लेकर यह प्रावधान है कि धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 109 में है। फिर धन विधेयक लोकसभा पारित कर देगा तो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। यही सब धन विधेयक को लेकर विशेष प्रावधान है। तो ये सब जो धन विधेयक को लेकर विशेष प्रावधान है इसकी चर्चा है अनुच्छेद 109 में। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक की चर्चा है अनुच्छेद 117 के क्लाउज 3 में। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? देखिए, जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है तो इस स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में बुलाया जाता है और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और वहां पर सारा नियम कानून जो चलता है वह लोकसभा का ही चलता है। और संयुक्त अधिवेशन में जो कोई बिल पास करवाया जाता है वह बिल साधारण बहुमत से पास करवाया जाता है, साधारण बहुमत से पास करवाया जाता है। और साथ ही साथ इस बात को भी याद रखना है कि अगर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो इस कंडीशन में उपाध्यक्ष करता है लोकसभा का। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो इस कंडीशन में राज्यसभा के उप सभापति करते हैं। तो अनुच्छेद 108, किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अन्यथा नहीं। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? इसकी जानकारी है अनुच्छेद 113 के क्लाउज 3 में। देखिए, अनुदान की मांग की चर्चा अनुच्छेद 113 में है। तो अनुच्छेद 113 का क्लाउज 3 ही यह कहता है कि अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अन्यथा नहीं की जाएगी। इसकी जानकारी कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 113 का 3। अनुदान की मांग का मतलब क्या होता है? यह एक संवैधानिक शब्द है, लेकिन इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब यह होता है सरकार का जो अपना खर्च है, सरकार अपना खर्च संसद से जो डिमांड करता है, सरकार अपना खर्च भारत की संसद से जो डिमांड करता है वही अनुदान की मांग कहलाता है। मतलब जैसे मान लिया जाए कि आप छात्र हैं, आपका कुछ ना कुछ खर्च है, आप अपने गार्जियन से जो डिमांड करते हैं, खर्च गार्जियन से आप डिमांड कीजिएगा। उसी प्रकार से जो है आपको भारत सरकार संसद से जो अपना खर्च डिमांड करता है वही अनुदान की मांग है। अनुच्छेद 331 को किस संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया है? देखिए, अनुच्छेद 331 में क्या है? अनुच्छेद 331 में यह है, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेंगे।
तो इसको समाप्त किया गया है 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात राष्ट्रपति जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते थे, उस प्रावधान को जो है समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न यही पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा 104। हाँ, 545 से 543 हो गया है, 543 है, 552 नहीं, वो भी ना घट जाएगा, 550 हो जाएगा, अधिकतम 550 हो जाएगा। अब ठीक है, वो 552 था तो ये दोनों को मिला करके था। हाँ, 26 तक रहेगा कौन सी? लेकिन 2 को घट रहा है तो घटाइएगा ना जी। हाँ? क्या बोल रहे हैं? हाय, काहे होगा? जब खत्म हो गया तो अब काहे होगा? हाय, मनोनीत नहीं होगा, निर्वाचित तो होबे न करेगा जी। निर्वाचित काहे न होगा? निर्वाचित तो होगा। मनोनयन वाला प्रावधान खत्म कर दिया गया। राष्ट्रपति जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करता था ना, वो खत्म हो गया है। अगर कोई एंग्लो इंडियन चुनाव जीतता है, एकदम वो निर्वाचित होगा, एकदम होगा निर्वाचित। निर्वाचित हो सकता, मनोनीत नहीं होगा। राष्ट्रपति अब नहीं करेगा मनोनीत। सीट कितना रहेगा? 552 रहेगा है? हाँ है, पंखा चले, है पंखा चले। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यानी 2 को जो मनोनयन वाला हटाया गया है, उसके स्थान पर 2 को निर्वाचित होगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं। ऐसा कहां है? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा उसका मीनिंग है तो ऐसा नहीं है। चलिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? आप सब लोग जानते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता? आप सब लोग जानते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान प्रदान करता है। और राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमादान प्रदान कर सकता है: क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम और प्रविलंबन। क्षमा में पूर्णतः क्षमा, परिहार में सजा की मात्रा को कम करना, लघुकरण में सजा के प्रकृति को बदलना, प्रविलंबन सजा को कुछ समय के लिए टालना, और विराम विशेष परिस्थिति में सजा पर रोक लगाना। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में है। राष्ट्रपति शासन की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन की चर्चा अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। वित्तीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात की चर्चा है अनुच्छेद 360 में। और आप याद कीजिए, आज के टेस्ट में अनुच्छेद 352 को लेकर सब बात बताए, तो कुछ याद है? हाँ। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति की चर्चा कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 111। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो का शक्ति निहित होता है? देखिए, वीटो 4 प्रकार का होता है: आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, और विशेषित वीटो। इसमें से विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। विशेषित वीटो के अलावे जो अन्य 3 वीटो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो: आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर आप बात करेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास चारों के चारों वीटो प्राप्त होते हैं।
तो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा, आंसर 3। जेबी वीटो को पारित कब किया गया? नहीं, सुनिए, प्रश्न यह होना चाहिए डाकघर संशोधन अधिनियम पर जेबी वीटो का प्रयोग कब किया गया, प्रश्न यह होना चाहिए। समझिएगा, यहां पर प्रश्न में एरर है, थोड़ा सा इसमें सुधार कीजिएगा। डाकघर संशोधन अधिनियम पर जेबी वीटो का प्रयोग कब किया गया है? तो डाकघर संशोधन अधिनियम पर जेबी वीटो का प्रयोग उस समय के भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था वर्ष 1986 में। संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है कब? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो है संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए या स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया गया है। राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक में अभी तक के इतिहास में मात्र एक राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 लगातार बार निर्वाचित हुए हैं। उनके अलावा कोई भी 2 लगातार बार निर्वाचित नहीं हुए हैं। पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 में भी वे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। दूसरी बार 1957 में हुआ, 1957 में भी निर्वाचित हुए। आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहली बार उपराष्ट्रपति 1952 में बने, दूसरी बार 1957 में बने। 2 बार उपराष्ट्रपति बने और फिर 1962 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध चुनाव जीते? देखिए, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी पहली बार 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति का चुनाव बीबी गिरी के खिलाफ लड़े और कांग्रेस के तरफ से लड़े, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नीलम संजीव रेड्डी के साथ संबंध अच्छा नहीं था। इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, लेकिन इंदिरा गांधी नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट नहीं की, जिस वजह से 1969 ईस्वी में नीलम संजीव रेड्डी निर्दलीय उम्मीदवार बीबी गिरी से चुनाव हार गए। बीबी गिरी निर्दलीय था और बीबी गिरी को इंदिरा गांधी सपोर्ट की थी। बीबी गिरी को इंदिरा गांधी, निर्दलीय उम्मीदवार को इंदिरा गांधी सपोर्ट की थी। देखिए राजनीति में क्या क्या होता है, मतलब कांग्रेस की प्रधानमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि निर्दलीय को सपोर्ट कर रही है। तो राजनीति में जो आज आप देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है ना, ये सब बहुत पहले हो चुका है, उसका रिपीटेशन हो रहा है। मोदी जी क्या है? इंदिरा गांधी रिटर्न या इंदिरा गांधी 2, समझ गए? तो इंदिरा गांधी 2 कहना सही ना है, लायन इंदिरा गांधी रिटर्न, समझ गए? तो यानी मोदी जी तो वही सब कर रहे हैं जो सब इंदिरा गांधी करके चल गई है, समझ गए? मोदी जी इंदिरा गांधी से बड़ी प्रेरित हैं। भले जवाहरलाल नेहरू से नफरत करते हो, देखते होंगे इंदिरा गांधी को टारगेट नहीं करते हैं मोदी जी, क्योंकि पता है हम भी तो उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। अपडेटेड वर्जन है, हाँ सही है बोल। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। अब फिर 1969 में तो हार गए, 1977 में जब खड़ा हुए ना, इनके खिलाफ कोई खड़े नहीं हुआ। उस समय देश की स्थिति बड़ी भयावह थी, समझे? 1977 में बहुत भयावह स्थिति थी देश की। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? देखिए, उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 के बीच में है। अनुच्छेद 63 यह कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 यह कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो उपराष्ट्रपति का पद है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक माने जाते हैं, देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक माने जाते हैं। आगे है
भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहां से लिया गया है? यूएसए अर्थात अमेरिका से। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया? देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 64 में। जानते हैं, उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं मिल रहा था। मुख्य तौर पर उपराष्ट्रपति का पद इसलिए लाया गया ताकि अगर आकस्मिक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करना शुरू कर दे, इसलिए उपराष्ट्रपति का पद लाया गया। अब संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा जब ये पद लाइए रहे हैं तो इसको भी कोनो काम दे देते हैं, बिना काम का इसको वेतन काहे देंगे? जरूरी तो नहीं है कि राष्ट्रपति हमेशा आकस्मिक जो है इधर उधर ही हो जाए। तो संविधान सभा के सदस्यों ने जो है इसको जो है राज्यसभा का सभापति करने के लिए दे दिया, ताकि ऐसा ना हो कि जो है राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से वेतन देना पड़े और इसको अलग से वेतन देना पड़े। तो इसको जो वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर वेतन मिलता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, जैसे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं वैसे ही उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अर्थात राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। आपसे पूछा जाता है निम्न में कौन ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं? तो राज्यसभा। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? 66 से। देखिए, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के जो तमाम निर्वाचन की प्रक्रिया है सब चीज की चर्चा 66 में है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, अर्थात चुनाव में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, उसके अलावा कोई भी भाग नहीं लेता है। या दूसरे शब्दों में कहे तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जब शुरू में 2 बार उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया गया है वह संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाकर किया गया है। 1952 में और 1957 में दोनों बार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर किया गया। लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और कहा कि अब उपराष्ट्रपति का चुनाव उसी तरीका से होगा जिस तरीका से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और फिर 1961 के बाद से 1962 ईस्वी से जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होने लगे तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत ही होने प्रारंभ हुए। और एक बात और यहां पर याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल खाली हो तो इस आधार पर चुनाव को नहीं रोका जा सकता है या चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि निर्वाचक मंडल खाली है। इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता। कुछ समझ पा रहे हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पदावधि की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? उपराष्ट्रपति के पदावधि के विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 यह कहता है शपथ ग्रहण करने की तिथि से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहां पर यह भी कह सकते हैं राज्यसभा के प्रथम सभापति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही हुए। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन कहां के राजदूत थे? उपराष्ट्रपति बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ अर्थात रूस के राजदूत हुआ करते थे। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है। यह बात कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65 में है।
अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। और यह आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद यह कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की स्थिति में, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन व सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होता है? मतलब कौन अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह एवं सहयोग से ही काम करेंगे। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 74 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत? प्रधानमंत्री एक नियुक्त होने वाले अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं। और देखिए, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर उसे नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 75 के क्लाउज 2 में। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 में। किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है? 75 के क्लाउज 4 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन हुए? सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं मोरारजी देसाई। 81 वर्ष की उम्र में बने थे। मोरारजी देसाई का जन्म 1896 में हुआ था और वे प्रधानमंत्री बने हैं 1977 में। 1977 में। तो देखिए, 1896 प्लस 4 कीजिएगा, 1900 ईस्वी, तो 4 वर्ष यहां हो गया और 77 वर्ष यहां हो गया, तो 77 प्लस 4 कितना हो गया? 81। 81 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बने थे 1977 में, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। समझ गए? और देखिए, सब नेता तो कांग्रेस से निकला है वो, ठीक है। जैसे बीजेपी के लोग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूजा अर्चना करते हैं। पंडित नेहरू के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। समझ गए? सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई 81 वर्ष। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, मात्र 40 वर्ष। राजीव गांधी का जन्म 1944 में हुआ था और 1984 में प्रधानमंत्री बन गया। 1944 में जन्म हुआ, 1984 में प्रधानमंत्री बन गया। तो 1984 में से 1944 को घटाइएगा, 40 वर्ष। मात्र 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी का ही नहीं, ये सब है वो राहुल गांधी साहब, उसी का बेटा है। हाँ, कौन से बताइए? इंदिरा गांधी का पोता है। हाँ, राजीव गांधी ना। हाँ, बढ़िया आदमी थे। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई है, ताशकंद में हुई है 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में। प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा का नेता होता है, लेकिन ध्यान रखें, जरूरी ना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना ही चाहिए ना। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। जैसे मोदी जी लोकसभा के सदस्य है, इससे पहले मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन वह नेता माना जाता लोकसभा का ही,
और प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है। और अगर प्रधानमंत्री को हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य है, तो इस स्थिति में वह अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मनमोहन सिंह अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को देता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सेम क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्री परिषद का भी प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल है 1947 से 1964, मतलब लगभग 17 वर्ष। आज तक इनसे बड़ा कार्यकाल किसी का भी नहीं रहा है। हो सकता है मोदी जी इसको पार कर दे, समझिए। अरे ऐसे सब बोलता है, आप देख लीजिएगा, भारत का व्लादिमीर पुतिन है मोदी जी, आप देख लीजिएगा। तीसरा बार तो बनने जा ही रहे हैं, इसमें कोई शक न है। तीसरा बार एकदम शपथ होगा, आप लिख करके रख लीजिए। और चौथा बार से पहले तीसरा बार में ऐसा ऐसा कानून ले आएंगे ना कि बस व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी, 1966 से 1977, और पुनः 1980 से 1984। कौन ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे? चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। अरे मोदी जी का कारनामा से आप लोग कुछ नए अनुभव प्राप्त करते हैं। बताइए, भारत रत्न 3 गो को दिया जाता था, 5 गो को दिए मोदी जी। अनुच्छेद 370 किसी से समाप्त होने वाला था, नहीं ना किए ना मोदी जी। राम मंदिर बनने वाला था, नहीं बनने वाला था, किए ना मोदी जी। तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए? आप भ्रम में मत रहिए। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। आज तक 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, समझ गए? विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, समझ गए? तो प्रथम पूछा जा रहा, आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे कम समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? एक टाइम पीरियड में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन तक रहे हैं। 1996 में उनकी सत्ता चली गई, मात्र 1 मत से उनकी सत्ता चली गई थी, मात्र 1 मत से, 1, समझ गए? और जो लोग कहते हैं कि हम को अटल जी बड़ी मानते थे, श्रद्धेय अटल जी, पेट हंसत हंसत के वो रात में 1 बजे एसपीडीएम को भेज करके जो है किसी के आवास से विधायक को उठवा लाते हैं, समझ गए? तो आज का नेता कहता आम है, करता इमली है, समझ गए? और आज के नेता जो कहे उसका ठीक विपरीत सोचिए, समझ गए? तभी आप समझ पाइएगा। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? जगजीवन राम का रहा है 32 बरस का। जगजीवन राम का रहा है 32 बरस का। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन मतलब अलग अलग मंत्रालय को पैसा कौन देता है? तो अलग अलग मंत्रालय को पैसा देता वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। भारत का एक संसद होगा, इस बात की चर्चा कौन अनुच्छेद में? भारत का एक संसद होगा, इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 यह कहता है भारत का एक संसद होगा। और भारत की संसद में कौन कौन होता है? भारत की
संसद में होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 ही यह कहता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का गठन किया जाता है। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा की संरचना है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 यह कहता है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सीट हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 245 है। वर्तमान में जो 245 है, 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। 12 का मनोनयन करते हैं भारत के राष्ट्रपति, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से, और 233 को अलग अलग राज्यों से निर्वाचित होते हैं। और प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में अलग अलग सीट दिया गया है। सबसे अधिक राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश को 31, फिर महाराष्ट्र 19, बिहार 16, फिर अलग अलग राज्य को अलग अलग राज्यसभा सीट जो है आपको दिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है 250। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 30 वर्ष। राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा एक अस्थाई एवं राज्यसभा एक अस्थाई एवं उच्च एवं द्वितीय सदन है। उच्च एवं द्वितीय सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि वो अस्थाई सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। राज्यसभा का एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 89 यह कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। फिर अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 91 सभापति के कार्याधिकार शक्ति के विषय में बतलाता है। और अनुच्छेद 92 यह कहता है कि अगर राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा। मतलब अगर राज्यसभा के सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा। पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा, इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 92 में। यह आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 126 एक्साइज प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद यह कहता है कि अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा? आंसर हो जाता अनुच्छेद 92। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कृष्णमूर्ति राव। कृष्णमूर्ति राव। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 31। महाराष्ट्र 19 ना, बिहार 16 ना, केरल 9, झारखंड 6, मिजोरम 1, सिक्किम। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 90 में, अनुच्छेद 90 में है। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपसभापति अपना त्यागपत्र देता है सभापति को, और सभापति राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यहां पर गौर कीजिएगा, उपसभापति सभापति को देता है, लेकिन सभापति राष्ट्रपति को देता है। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। इसकी चर्चा संविधान के कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 92। संसद का डिजाइन कब तैयार किया गया? संसद का डिजाइन तैयार किया गया 1912-13 में। 1912-13 में तैयार किया गया था। संसद का डिजाइन किसने तैयार किया? संसद का डिजाइन तैयार किया था एडमंड लुटियंस और हर्बर्ट ब्रोकर। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर। समझ गए? धन विधेयक पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में? मतलब धन विधेयक जो है राज्यसभा में पहले नहीं रखा जाएगा।
इसकी चर्चा है अनुच्छेद 109 के क्लाउज 1 में। अनुच्छेद 109 का क्लाउज 1, अनुच्छेद 109 का क्लाउज 1 यह कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, इसे सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 109 के क्लाउज 1 में। फिर अनुच्छेद 109 के क्लाउज 2 में यह है कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। कल के सेशन में बताए हैं मॉक टेस्ट वाले में, अगर आपको ध्यान हो तो। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया है? राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ है 1952, 4 अप्रैल 1952, सॉरी 3 अप्रैल 1952, हाँ ठीक है 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई है? 13 मई 1952, 13 मई 1952। और एक बात और आप जानिए, देखिए राज्यसभा का 3 काम है। एक है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत करना, दूसरा है IAS, IPS जैसे अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 312 में है, और एक है राजसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को देना, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 249 में। राज्यसभा का यही 3 गो काम है मुख्य तौर पर, और कानून निर्माण में तो मदद करता ही है, इसमें तो कोई शक न है। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा की संरचना की चर्चा है अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 यह कहता है कि लोकसभा में अधिक से अधिक 552 सदस्य हो सकता है, अधिक से अधिक 552 सदस्य हो सकता है, लेकिन वर्तमान में है 543, और वर्तमान में जो 543 है उस 543 के 543 सदस्य अब सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित ही होंगे। अब मनोनयन का प्रावधान जो है आपको हटा दिया गया है। संसद का प्रथम या निम्न सदन कौन होता है? संसद का प्रथम या निम्न या लोकप्रिय सदन होता है लोकसभा। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 को अगर आप पढ़ेंगे तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 94 यह कहता है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 95 लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 96 यह कहता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा। क्लियर? मूल संविधान में लोकसभा की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा में 500 सीट निर्धारित किए गए थे, 500 सीट निर्धारित किए गए थे, लेकिन 2 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा की गई। और जो 2 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा की गई, एक है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525, और दूसरा 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 किया गया। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा की गई। तो लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा 2 संविधान संशोधन के तहत की गई है। एक है 7वां संविधान संशोधन और दूसरा है 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त किस संशोधन के तहत किए गए? 104। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है। किस संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया?
61। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, सबसे अधिक, एक मिनट रुकिए तो, चलिए आगे आइएगा। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? बाहरी दिल्ली, बाहरी दिल्ली। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, कौन? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का सामान्य तौर पर कार्यकाल होता है उसके प्रथम बैठक से 5 वर्षों का, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 को पढ़िए। अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 को अगर आप पढ़ेंगे तो 75 का क्लाउज 3 यह कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 80 ना, 80। देखिए एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में न है, इसलिए सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट, सबसे ज्यादा विधान परिषद सीट उत्तर प्रदेश में है। समझ गए? महाराष्ट्र के लोकसभा के सदस्यों की संख्या 48, 48। बिहार के लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40, गुजरात 26, पंजाब 13 ना, मिजोरम और सिक्किम में 1, दिल्ली 7, लक्षद्वीप 1। लोकसभा को भंग किसके सलाह पर किया जाता है? लोकसभा को भंग किया जाता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, और प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा को अभी तक कितनी बार भंग किया गया? देखिए यहां पर प्रश्न यह होना चाहिए, लोकसभा को तो 17 लोकसभा का गठन हुआ है, 17वीं चल रहा है, तो 16 बार भंग किया गया है। समझ गए? हर लोकसभा को तो भंग कर ही दिया जाता है, लेकिन यहां पर प्रश्न यह होना चाहिए समय से पूर्व कितने लोकसभा को भंग किया गया है। तो इसमें समय शब्द जोड़ लीजिएगा, यानी 5 वर्ष से पहले। समय से पूर्व मतलब 5 वर्ष से पहले। सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो समय से पूर्व यानी 5 वर्ष से पहले। 5 वर्ष से पहले अर्थात समय से पूर्व 8 बार लोकसभा को भंग किया गया है। आप दोपहर में बताए थे 1970, 1977, 1979, 1984, 1989, 1991, 1997 और 1999। तो 8 बार समय से पूर्व, 8 बार। लोकसभा को पहली बार भंग कब किया गया? 1970। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया? देखिए आपको 5वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आपात लागू थे। 1976 होगा उत्तर। लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा की 2 बैठकों में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होता है? लोकसभा के 2 बैठकों में या राज्यसभा के 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम में कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 100 के क्लाउज 4 में। अनुच्छेद 100 के क्लाउज 4 में इस बात की चर्चा है कि लोकसभा का कोरम या उसका गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होगा। और संख्या में जाइएगा तो 55 आ जाएगा। 543 का 10 भाग निकालिएगा तो 55 आ जाएगा। और राज्यसभा का कोरम होता है 1/10, संख्या में जाइएगा तो 25 आ जाएगा। संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा
का अध्यक्ष करता है, इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 118 का क्लाउज 4। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 118 के क्लाउज 4 से मिलती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किस प्रक्रिया के अनुसार होती है? लोकसभा के अनुसार होती है। लोकसभा के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से मिलती है? 107 का क्लाउज 3। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20। देखिए, प्रश्न तारांकित होता है, एक अतारांकित होता है, एक अल्प सूचना प्रश्न होता है। तारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब मौखिक देना होता है, और तारांकित प्रश्न पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। और तारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब लिखित देना होता है, इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? यह भी आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर, जीबी मौलंकर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष श्री अनंत सैनम आयंगर, श्री अनंत सैनम आयंगर। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक? प्रथम लोकसभा का कार्यकाल है 1952 से 1957। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? 101 का क्लाउज 4। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया? भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू हुआ है 1976। संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा, इस बात की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 348। भारत का एक महान्यायवादी होगा, कौन अनुच्छेद में? भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 76 में। और महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, इसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के भीतर सभी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष महान्यायवादी ही रखता है। महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ये पद रहता है। राष्ट्रपति का जब मन करेगा तब महान्यायवादी को पद से हटा सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता? भारत के राष्ट्रपति। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था अनुच्छेद 165 में की गई है। देखिए, जैसे केंद्र के संदर्भ में भारत सरकार का वकील महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में है। और अनुच्छेद 165 यह कहता है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है अनुच्छेद 148 से। अनुच्छेद 148 से। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार ये अपने पद को छोड़ते हैं। जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, ये भारत के सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं। किसी भी घोटाला का उजागर यही करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र के संदर्भ में अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 151 में है। और राज्य के संदर्भ में अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, उसकी भी चर्चा अनुच्छेद 151 में ही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाता है, संसद उसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता है, और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। समझ गए? याद रखिएगा। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य के संदर्भ में अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, राज्यपाल उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाता है, विधानमंडल उसकी जांच राज्य के लोक लेखा समिति से करवाता है, और राज्य का लोक लेखा समिति उसकी जांच करके अपना फाइनल रिपोर्ट विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवकाश ग्रहण करने की अंतिम आयु क्या होती है? 65 वर्ष। अंतिम आयु पूछा जा रहा है, उम्र पूछा जा रहा है, 65 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 151 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के गाइड के रूप में कार्य करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत की एक संचित निधि होगी। इसकी जानकारी कौन अनुच्छेद से प्राप्त होती है? भारत की एक संचित निधि होगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 266। राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता कहां से दिया जाता है? राष्ट्रपति को वेतन भत्ता दिया जाता है भारत की संचित निधि से। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वेतन भत्ता कहां से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? मतलब कुल मिलाकर के पूछ रहा, बजट को लेकर प्रावधान कौन अनुच्छेद में है? तो इसको लेकर प्रावधान अनुच्छेद 112। भारत की आकस्मिक निधि की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 267। भारत की आकस्मिक निधि कब गठित हुई है? 1950। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो जो संविधान संशोधन विधेयक है यह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है या राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 20। भाग 20 भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय कहां है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ है। और जब 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 8 हुआ करती थी और वर्तमान में 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। वर्तमान में पूछ रहा है 34। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? कॉलेजियम के मदद से करते हैं। कॉलेजियम के मदद से करते हैं, कॉलेजियम के परामर्श पर करते हैं। या यहां पर जो है जिस संदर्भ में है आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष। 65 वर्ष समझ गए। और हाईकोर्ट का 62 वर्ष। चलिए आज इतना ही। और हाँ क्या हुआ? कल क्या है जो क्लास ना है? क्लास सब रोज है, कल्लो है, परसुओ है, तरसुओ है। सब रोज क्लास है, समझ गए? कल क्लास है। कहां जाइएगा? कल क्लास है, सब रोज क्लास है। क्लास एक भी दिन बंद नहीं है। और बिट्टू सर अंदाज घर जाएंगे, समझे, सरस्वती पूजा में। तो उसमें बिट्टू सर के स्थान पर जो है जल्दी मैथ रीजनिंग हो जाएगा, रिवीजन तेजी से होगा। तब समझे, बिट्टू सर घर जाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। क्लास सब रोज है, कल भी है, परसों भी है। क्या क्या वेट
है महाराज जी, सब के लिए आप चिंता करते हैं, आप निकाल के आइए ना, हम आपको सब चीज करवा देंगे, काहे टेंशन लेते हैं। पूछिए ना। हाँ हाँ, न्याय, हाँ कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाँ हाँ एकदम, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकता है। हाँ बोलिए ना। है हाँ